नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की डेट है 2 जून 2026 और रोज की तरह आज भी हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। रोज मैं आपको कहता था कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बट आज के तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक एक टॉपिक पे जाने से पहले हम सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस टॉपिक में क्या दिया गया है, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है। तो जैसे पहला टॉपिक है, इसमें दिया गया है हेल्थ गेन्स फ्रॉम NFHS6 आर सिग्निफिकेंट बट अनएड्रेस्ड नीड्स एग्जिस्ट। अभी क्या है कि हेल्थ रिलेटेड एक डेटा आया है, नेशनल डेटा आया है NFHS6। उसमें ये बताया गया कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसपे हम डेकेड से काम कर रहे थे और अब जाके हमें पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। बट बहुत से ऐसे एरियाज भी हैं जो अभी जैसे हम कह रहे हैं कि जिसके ऊपर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं और वो एक बहुत ही खराब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट ला रहा है। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, मतलब कि हाँ, हमें एक सिग्निफिकेंट गेन देखने को मिला है। बट हाँ, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें अभी काम करने की जरूरत है। उसके बाद क्या है, वीक एनफोर्समेंट एंड पुअर रेगुलेशन सस्टेन इलिसिट लिकर अमंग दी पुअर। अभी हुआ क्या रिसेंटली पुणे साइड में, वहां पर हमें देखने को मिला कि डजन ऑफ पुअर पीपल की इलिसिट, जैसे हम कहते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से डेथ हो गई। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये बहुत ही सैड चीज है। बट इसके पीछे की कहानी क्या है कि क्यों जो ये पुअर पीपल हैं वो इस इलिसिट लिकर की तरफ जाते हैं या इलिसिट अल्कोहल की तरफ जाते हैं, इलीगल अल्कोहल की तरफ जाते हैं, उसके पीछे की कहानी हमें देखनी है। ठीक है। और क्या डेटा क्या बताता है वो हम देखेंगे। ठीक है। फिर ये IMEC क्या है। ठीक है। इसे हम देखेंगे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। और कैसे ये कॉमर्स एंड जियोपॉलिटिक्स के बीच में फंस के रह गया है, उसे हम देखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ एक ये ऑर्बिटल राइवलरी, आपको पता है कि पिछले एक डेकेड से शुरू हो गई है। तो चाइना जो है किस तरीके से अपनी स्पेस पावर पे काम कर रहा है। ठीक है। और वो कैसे इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है और कैसे वो यूएस को टक्कर देने की बात कर रहा है 2030 तक, उसके बारे में हम क्या करेंगे, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद अभी आपको पता है कि जो इंडियन रुपीज है उसकी जो वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में और ज्यादा गिरती जा रही है। ठीक है। गिरते जाने का मतलब है कि मतलब जो रुपी है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डेप्रिसिएट कर रही है। ठीक है। तो उसके पीछे के मेन रीजंस क्या है। ठीक है। और कैसे उस चीज को हम टैकल कर सकते हैं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है। और वो उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है रेमिटेंसेस। तो वो रेमिटेंसेस कैसे उस ट्रेड डेफिसिट को अब कम नहीं कर पा रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट को अब कम नहीं कर पा रहा, और क्यों नहीं कर पा रहा, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो पॉल्यूशन है ना, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि नवंबर, या फिर हम बोले कि नवंबर दिसंबर में बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। बट अभी आप देखोगे कि समर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा अब यहाँ पर न्यूज में आने लगा है। तो ये विंटर पॉल्यूशन और समर पॉल्यूशन में मेन डिफरेंस क्या है, और कैसे विंटर पॉल्यूशन के साथ साथ अब उसको सपोर्ट करने के लिए समर पॉल्यूशन भी आ चुका है, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे ही आपके जो, जैसे हम कहते हैं कि जो टॉपिक्स है वो इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बढ़ते अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेशंस ना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी क्लास लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है हम डेली बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल देखते हैं। जैसे आज भी आपने देखा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है।
तो आप डेली बेसिस पे जब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करोगे, उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे, डेटा देखोगे, तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हर एक सब्जेक्ट को लेके। और आपने जैसे इस बार सिविल सर्विसेज एग्जाम का पेपर देखा, वो कितना अनसर्टेन था, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अब हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखनी है, उसे हमें वाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम इस अनसर्टेनिटी को टैकल कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। आपको पता है आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आपस में लिंक है। अब क्या है कि मैं आपके स्टैटिक का रिवीजन भी करवा देता हूँ। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, तो साथ ही साथ इन आर्टिकल्स के थ्रू मैं उसे भी आपका कवर करवा देता हूँ। प्लस जितने भी मेरे यहाँ पे आर्टिकल्स मैं आपको लाके देता हूँ, सामने आपके रखता हूँ, वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर कोई भी ऐसा होता है जो पॉलिटिकली अलाइंड है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन आर्टिकल्स को मैं पहले ही निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पे रोज के आपको 8 से 10 आर्टिकल करवाना नहीं है, मेरा काम है आपको सिर्फ वो आर्टिकल्स करवाना जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। साथ ही साथ आपको भाई पढ़ लेगा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे मैं रोज ये पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ, साथ ही साथ ये जो एमसीक्यूज हैं उन्हें भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसी सेशन से रिलेटेड वो एमसीक्यूज होते हैं, तो आप वहां जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। अब जैसा हमने देखा था, NFHS 6 रिपोर्ट आई है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का एक डेटा आया है या रिपोर्ट आई है, ऐसे मान लो, ठीक है। उसमें उन्होंने 2023 और 2024 के डेटा की बात करी है। आपको पता है कि अब अगर 2026 चल रहा है, तो 1-2 साल पहले का डेटा ही अब जाके आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उन डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है, ठीक तरीके से पुट करने में टाइम लगता है। इस वजह से अगर 2026 की रिपोर्ट है, तो उसको, वो जो रिपोर्ट होगी वो 1-2 साल पहले की ही होगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना हमेशा। अब क्या है कि इसमें क्या बोला गया, इस डेटा के थ्रू ये बोला गया कि अभी क्या है ना, हमने कुछ मेजर अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीव करी है, हमारी कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं, इस डेटा में बताया गया। साथ ही साथ कुछ न्यू चैलेंजेस हैं जिसे हम अभी जिसे हम कहते हैं कि अभी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, कि हम ये सोच ले कि नहीं इसके ऊपर 5 साल बाद काम करेंगे, 10 साल बाद काम करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। हमें उन चैलेंजेस को आज ही एड्रेस करना पड़ेगा, आज ही उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब पॉजिटिव साइड क्या है कि हमारे डेटा में पॉजिटिव साइड क्या है, क्या हमने न्यूली अचीव किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम डेकेड से काम कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। हम डेकेड से काम कर रहे हैं, बट जैसे कि चाइल्ड स्टंटिंग, और अब जाकर उससे रिलेटेड हमें एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है कि जो चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। उस माल न्यूट्रिशन की वजह से अगर बच्चे की बॉडी में ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, और वो बच्चे की जो एज है वो होनी चाहिए 0 से लेके 59 मंथ्स। 59 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का, ठीक है। तो अगर इस एज में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो चाइल्ड स्टंटिंग होती है। वहीं पर इसमें ये देखा गया कि 17% का ड्रॉप हुआ है। वहीं पर अगर हम सीवियर वेस्टिंग की बात करें, तो सीवियर वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? सीवियर वेस्टिंग का मतलब होता है, अगर आप कंपेयर करो हाइट और वेट का रेशियो, वेट और हाइट का रेशियो कंपेयर करो, और इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा कम है। वो भी किस वजह से होता है? माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो अगर इनके बीच में हमें डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसे हम सीवियर वेस्टिंग में जैसे हम कहते हैं कि रखते हैं, ठीक है। तो अब ये बोला गया जो ये सीवियर वेस्टिंग के केसेस हैं, इसमें भी हमें 32% का डिक्रीज देखने को मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिला है जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके फुल इम्यूनाइजेशन का जो डेटा है उसमें ये देखा गया कि अब जो फुल इम्यूनाइजेशन बच्चों का हो रहा है वो 87% से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि अब
जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जब आपको पता है कि पहले क्या होता था कि घर पे ही बच्चे हो जाते थे, तो उस वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती थी कई बार फीमेल्स में। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट बहुत टाइम से प्रमोट कर रही थी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ही जिसे हम कहते हैं कि एक बच्चे को बर्थ दिया जाए। तो अब ये देखा गया कि 90% से ज्यादा जो बर्थ दिया जा रहा है बच्चों को, वो अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज में ही दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे फर्टिलिटी रेट है, वो बहुत टाइम से कम होता जा रहा था। आपको ये बात पता है ना, अगर आप पहले से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो अब ये देखा गया इस रिपोर्ट, इस डेटा के अनुसार, कि अब वो जो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा था ना, अब वो स्टेबलाइज हो गया 2.0 पर। हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम कि जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 है, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। जो चीज बहुत टाइम से कम हो रही थी, अब वो स्टेबल हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव साइड थी जो डेटा में दी गई थी। अब थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, नेगेटिव साइड देख लेते हैं। नेगेटिव साइड में क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे हमें एक डुअल पब्लिक हेल्थ बर्डन देखने को मिल रहा है। अब ये डुअल पब्लिक हेल्थ बर्डन क्या है? देखो, पहले हम किससे गुजरते थे? क्या प्रॉब्लम थी पहले हमारे सामने? पहले हमारे सामने प्रॉब्लम थी माल न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से हमारे इंडिया का जो यूथ है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो मदर है, जो चाइल्ड है, उसको माल न्यूट्रिशन होने से बचाया जाए। बट अब ये देखा गया कि माल न्यूट्रिशन के साथ ही साथ ओबेसिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि मोटापा भी बढ़ रहा है लोगों की बॉडी में। मतलब एक तरफ तो हम माल न्यूट्रिशन से लड़ रहे थे, अब ओबेसिटी के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। और उसका डेटा देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि इट इज राइजिंग शार्पली। क्योंकि आप लास्ट के 3 ईयर का डेटा देखोगे तो ये जो ओबेसिटी के केसेस है, जो मोटापे की केसेस हैं, वो 22% से 27% हो चुके हैं मेन में, और 24% से 30% हो चुके हैं विमेन में। इस डेटा से क्या समझ में आ रहा है कि मेन और विमेन दोनों ही अपने हेल्थ पर जैसे हम कहते हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मेन एंड विमेन में कंपेयर करोगे तो विमेन ज्यादातर ऐसी हैं जो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ, चाहे मैंने आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ डेली बेसिस पे, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। कोई नहीं कह रहा आपसे जिम जाने के लिए, ठीक है, कोई नहीं कह रहा आपसे बहुत ही बल्कि बॉडी बनाने के लिए, कोई नहीं कह रहा आपसे कि स्लिम ट्रिम फिगर आपका होना चाहिए। आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप डेली बेसिस में कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, लाइक बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, योगा हो, या जिम जाना चाहते हो तो जिम चले जाइए, बट किसी भी तरीके से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अपने डेली रूटीन में रखिए। आप बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, बट आपके पास अगर आपका शरीर है, तभी आप, मतलब एक सेइंग है कि अगर आपका शरीर ठीक है तो आपके पास हजार प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आपका ये नहीं हो रहा, आपका करियर नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, आप हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई ना, तो आप उन प्रॉब्लम से भी नहीं लड़ पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है। ठीक है, और एक अच्छा सिटीजन होने की आप हैं, तो आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे और हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बर्डन नहीं बनना है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना है। पढ़ाई के साथ, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये देखा गया कि जो बच्चे होते हैं, आपको पता है मदर ब्रेस्ट फीड करती है ना? तो इस ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस में भी ये देखा गया कि पहले 6 महीने में ही, पहले जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस देखने को मिलते थे वो 63.7% देखने को मिलते थे। मतलब जो माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीड करते थे अपने बच्चे को, 100 में से 63 जो फीमेल्स हैं वो ऐसा करती थी। बट अब वो कितना कम हो गया, वो 55 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधे पर पहुंच चुका है। मतलब 6 मंथ्स के अंदर जो बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, वो सिर्फ 55% बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये देखा गया कि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
उसके माल न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में ना हो, उसके लिए माँ का दूध मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब ऐसा और ज़्यादा कम हो रहा है, ज़्यादा होने के बजाय। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स थे और ये कुछ पॉजिटिव साइड थी जो इस डेटा में बताई गई। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपके जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सी ए पी एफ, सी डी एस, एन डी ए, सिविल सर्विसेज, पी सी एस, सबके लिए इतना डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि इसी डेटा के साथ जो ये NFHS 6 का डेटा है, इसी के साथ बाकी जो नेशनल डेटाज आते हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है क्योंकि एक तो इन सेक्टर्स में फंडिंग नहीं हो रही, साथ ही साथ इस पर फोकस नहीं दिया जा रहा। ठीक है, और इस वजह से ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस वजह से। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बढ़ता जा रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जिस तरीके से आप अपनी अगर जैसे हम कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं जोड़ेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी अपने आप। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर बोला गया आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस दिए गए जो हमें लाने पड़ेंगे ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को काउंटर कर पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को अगर हमें कम करना है तो हमें मतलब कि जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं कि इन चीजों के बारे में पता चले, उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये बोला गया कि बेटर डाइट एंड एक्सरसाइज की हमें नेशन वाइड कैंपेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ये कम होंगे। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ओनली रीजन आई टॉक अबाउट एक्सरसाइज, आई टॉक अबाउट ऑल दिस इज दिस कि हम भी एक अवेयरनेस का पार्ट है। ठीक है, आज मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, आप आगे जाके दो लोगों को अवेयर करोगे, इस तरीके से हम अपने इंडिया को इस बर्डन से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो शुगरी ड्रिंक्स है ना, मैं किसी भी ड्रिंक का नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको पता है। ठीक है, ये ब्लैक ड्रिंक हो गई, ठीक है, ये ऑरेंज ड्रिंक हो गई, ये आपकी सिल्वर ड्रिंक हो गई, है ना, ये सारी जितनी भी ड्रिंक्स है उनके ऊपर मतलब कि हाईयर टैक्सेस लगने चाहिए, हैवी टैक्सेस लगने चाहिए, जैसे सिगरेट्स एंड ऑल पे लगते हैं। ठीक है, सिगरेट्स हो गई, अल्कोहल है, इन सब पे लगते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं वो डिस्करेज होंगे कि इन्हें ना ही खरीदा जाए तो बेटर। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ हमारी जो इंडियन जिसे हम कहते हैं जो हमारे इंडियन शुगर इंडियन ड्रिंक्स है, वो इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी लेके आए, बेटर ऑल्टरनेटिव लेके आए, ताकि इंसान हेल्दी रहे, तो वो भी एक अच्छा, जिसे हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव हो सकता है। साथ ही साथ पैकेज्ड फूड्स जो हैं, आपको पता है जितने भी ये पैकेज फूड्स है ना, फूड्स जो है, इनके अंदर ट्रांस फैट होता है, और ट्रांस फैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इस वजह से इनके ऊपर भी अगर हाइयर टैक्स लगेंगे तो लोग उन्हें कम कंज्यूम करेंगे। साथ ही साथ विलेज हो गया, टाउन्स हो गए, सिटी लेवल पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, इन्हें हम काउंटर कर सकते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, सीवियर वेस्टिंग हो गया, इनकी मैंने यहाँ पर आपके लिए, जो आपके एग्जाम है ना, स्टैटिक पोर्शन है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ये आपको समझा चुका हूँ। बट आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन ऐड कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीक एनफोर्समेंट, अगला जो आर्टिकल है वो है वीक एनफोर्समेंट एंड पुअर रेगुलेशन सस्टेन इलिसिट लिकर अमंग दी पुअर। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था, जो ये पुणे, पिंपरी और चिंचवाद वाला एरिया है, यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई, किसकी वजह से, इस इलिसिट मींस की इलीगल, इलीगल लिकर की वजह से, या हम बोले इलीगल अल्कोहल की वजह से। ठीक है, अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे बोला गया कि हुआ क्या, मतलब कि पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम प्रॉब्लम पे चलते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हुआ क्या कि आपको पता है कि जो आपकी अल्कोहल है, ये जो आपकी लिकर है, उसमें इथेनॉल होता है। ठीक है, अब देखो, वो जो इथेनॉल है वो आपकी बॉडी को इतना हार्म नहीं करता, लेकिन जो मीथेनॉल है, ये दोनों ही एक टाइप के अल्कोहल होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही टाइप के अल्कोहल है, एक आपका मीथेनॉल हो गया, ठीक है, और आपका इथेनॉल हो गया। ठीक है,
एक आपका इथेनॉल हो गया, इसे यूज करा जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर इसको यूज किया जाता है ड्रिंक्स में, ठीक है, इसको भी इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जाता है। आपको पता है इथेनॉल से ही आपका जो ये इथेनॉल ब्लेंडेड वो बन रहा है, ठीक है, पेट्रोल वो बन रहा है ना, तो वो वहां पे भी यूज किया जाता है, पर ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है। अब क्या है ना कि ये मीथेनॉल जो है वो थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टाइप की अल्कोहल है, बट दिस इज पॉइजनस, दिस इज पॉइजनस, तो इसको इस अल्कोहल में मिक्स किया जा रहा है, इस इथेनॉल के साथ मिक्स किया जा रहा है और अल्कोहल बनाई जा रही है, ताकि अल्कोहल का कंटेंट उस ड्रिंक में इंक्रीज किया जा सके, बट क्योंकि मीथेनॉल का प्राइस थोड़ा कम होता है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसको ऐड किया जाता है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही हुआ, ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड मीथेनॉल है, इसको इथेनॉल के साथ मिक्स किया गया, ठीक है, और क्या किया गया, एज अ अल्कोहल इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। कौन करता है ऐसा? ऑब्वियसली जो इलीगल क्रिमिनल सिंडिकेट हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया, मीथेनॉल पॉइजनस है, तो अगर मीथेनॉल बॉडी में जाती है एक अमाउंट से ज्यादा, तो वो डेथ, उसका डेथ करना बनता है, ठीक है, उसका डेथ करना पक्का ही है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इट इज हाईली पॉइजनस। अब ये बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये इलीगल क्रिमिनल सिंडिकेट जो है इन इलिसिट दारू को या इलिसिट अल्कोहल को बेच रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कोई सीक्रेसी के साथ नहीं किया जा रहा, इसमें लोकल अथॉरिटीज जो है, या हम बोले जो पुलिस है, वो इस पर कंप्लाई करती है, इसके साथ, मतलब कि इसके साथ कंप्लायंस में काम करती है, मतलब कि जो लोकल टॉलरेंस है ना, वो इसमें है, इस वजह से ये सिंडिकेट काम कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये बोला गया, पुलिस हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, लोकल ऑफिशियल्स हो गए, वो इस सिंडिकेट का पार्ट है, इस वजह से सिंडिकेट काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसी जो ट्रेजेडीज हैं ये क्यों होती है, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, आपको पता है ये जो इलीगल लिकर है, इलीगल अल्कोहल है, इसको कंज्यूम करने वाले कौन है? इसे कंज्यूम करने वाले वही हैं जिनके पास, जो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है, जिनके पास पैसे कम है, डेली वेज वर्कर्स, पुअर पीपल, मार्जिनल सोसाइटी के जो लोग, ठीक है, वही इस इलिसिट अल्कोहल को, इलिसिट लिकर को कंज्यूम करते हैं। अब क्योंकि आपको पता है जो लीगल लिकर है उस पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, उस पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। आपको पता है ना, मैं कोई भी चीज तब बेच सकता हूं जब उसकी डिमांड हो, ठीक है, उसकी डिमांड क्रिएट कैसे हो रही है? क्योंकि टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। अब जो भी पुअर पीपल है, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास इतने इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो इतने हाइयर टैक्स वाली लिकर को खरीद पाए, तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं इसी इलीगल सिंडिकेट के लिए, ठीक है। तो अब फिर वो क्या करते हैं, वो इस एक्सपेंसिव अल्कोहल पर ना जाकर इस इलिसिट लिकर की तरफ जाते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड चीज, आपको पता है बिहार एंड गुजरात में टोटल बैन है, बट वही बात है, डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, बैन करने से डिमांड तो उतनी रहती है। फिर ये इलीगल सिंडिकेट आते हैं जो कि दारू सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब जब ये सप्लाई करते हैं तो ये किसको सप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली जो अमीर आदमी है, इकोनॉमिकली साउंड आदमी है, या औरत है, वो ऐसा थोड़ी करेंगे, वो तो एक अच्छी ब्रांड कहीं बाहर से मंगवाएंगे और अपना, मतलब कि मस्ती करेंगे। बट जो पुअर कंज्यूमर्स हैं वो भागते हैं इसी सिंडिकेट की तरफ, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो टोटल बैन हो गया, एक हमारा मतलब कि सोशल फैक्टर हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। साथ ही साथ ये चीप रिलीफ प्रोवाइड करता है। आपको पता है ये यूजुअली डेली वेज वर्कर्स हैं, सुबह से शाम काम कर रहे हैं, और जो ये काम करते हैं वो एक्चुअल में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप किसी भी, मतलब कि आप देखो जहां पर ज्यादा पैसा है वहां पे फिजिकल वर्क से ज्यादा मेंटल वर्क है, ठीक है, लेकिन जहां पर पैसा कम है वहां पे फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो डेली वेज वर्कर्स फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, और क्योंकि पैसा भी कम है तो इस वजह से चीप रिलीफ के लिए वो चीप लिकर की तरफ जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है ये पहली बार ये केसेस देखने को मिले कि इतनी सारी मौत हो गई, ऐसा नहीं है।
पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत पहले से ऐसा होता हुआ आ रहा है, बट व्हाट इज द रीजन कि अभी तक इसके ऊपर कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बन पा रही है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आ रहा? द रीजन इज पॉलिटिकल विल। जो भी इसका शिकार बन रहे हैं, दे आर मोस्टली पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। इनके वोटों को खरीद लिया जाता है कुछ पैसे देकर, पर काम कर कर नहीं। ओके, तो दिस इज द रीजन कि पॉलिटिकल एफर्ट्स नहीं करे जाते हैं, पॉलिसीज नहीं बनाई जाती है। बाकी लास्ट लाइन यही है, विदाउट क्लोजिंग दीज रेगुलेटरी लूप होल्स एंड कैचिंग द मेजर सप्लायर्स, कि यूजुअली क्या किया जाता है कि मेजर सप्लायर्स की जगह वो एजेंट्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो कुछ दिन में छूट जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेजर सप्लायर्स को नहीं पकड़ा जाता। तो मेजर सप्लायर्स को पकड़ना जरूरी है, इस लूप होल को ही पूरी तरीके से बंद करना जरूरी है, तब जाकर ये इलीगल लिकर जो है वो बैन करी जा सकती है, और पब्लिक जो डोमेन है उससे उसे बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, और इस हेल्थ क्राइसिस को रोका जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आईएमईसी से रिलेटेड। देखो यार, आज की क्लास हो सकता है 9:30 से थोड़ी लेट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 9:30 में अपलोड कर देता हूँ, बट यार आज आर्टिकल ज़्यादा है, ठीक है, और समझाने वाला पार्ट भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 9:40 9:45 तक आए, बट कोशिश करूँगा 9:30 तक ही आ जाए, ठीक है। बट मैंने ये मतलब कि डिसाइड किया है कि नेक्स्ट वीक से मैं क्लासेस लाइव लूँगा, ठीक है। लाइव लेने का एक फ़ायदा होगा कि आपको 8 या 8:15 पे ही क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी क्या है, मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर एकदम अपलोड करता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइव क्लासेस लूँगा तो फिर वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी, तो आपके पास भी कंटेंट जल्दी पहुँच जाएगा, है ना। आप अपने दिन को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो जरा, आईएमईसी इज कॉट बिटवीन कॉमर्स एंड जियोपॉलिटिक्स, क्यों? पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये आईएमईसी क्या है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। मैं आपको इमेज की तरफ लेके चलता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम आएंगे कंटेंट पे, ठीक है। ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर क्या है? देखो, आपको पता है कि स्विस कैनाल पर आपने कुछ पिछले साल ही देखा था कि किस तरीके से यहाँ ब्लॉकेज हो गई थी। तो यहाँ पर जब ब्लॉकेज हुई थी तो उसकी वजह से क्या है, ट्रेड रुक गया था। अब जब ट्रेड रुक गया था तो ऑल्टरनेटिव क्या था भाई, इतने दूर से घूम के जाओ केप ऑफ गुड होप से, ठीक है। बट ऐसा ना हो, लॉजिस्टिकल कॉस्ट ज्यादा ना लगे, टाइम ज्यादा ना लगे, तो हम एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे थे। तो G20 हुई 2023 में, तो वहां पर इस चीज को, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के आइडिया को रखा गया, ठीक है। इंडिया ने इसे आइडिया को रखा। इसमें इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया से यूएई को, जो यूएई का जेबल अली पोर्ट है उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका शिप ट्रांसशिपमेंट, मतलब ट्रांसशिपमेंट हो रही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लैंड रूट बनाए जाएंगे यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से यहाँ पर आपको इसराइल देखने को मिलेगा। इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है, उस हाइफा पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा बाकी यूरोपियन कंट्रीज को। यहाँ पे तो एक एग्जांपल दे रखा है ग्रीस का, बट बाकी कंट्रीज से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो क्या किया जा रहा है, इंडिया और यूरोप को इस जिसे हम कहते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये जो स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव है इसे खत्म किया जा सके, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ईस्टर्न कनेक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिडल ईस्ट का कनेक्शन है, और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा, सॉरी, ये वेस्टर्न कनेक्शन है, मिडल ईस्ट कनेक्शन है, ये हमारे ईस्टर्न कनेक्शन, ठीक है। तो ये 3 कनेक्शन इसमें बनाए गए। ओके, अब चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। अब देखो, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे द हिंदू में, तो ये आर्टिकल स्टार्ट कैसे होता है, ये आर्टिकल स्टार्ट ऐसे होता है कि ईरान इजराइल यूएसए की वॉर चल रही है, ठीक है। उसमें हमें ये देखने को मिला कि यूएसए एंड इजराइल ने सोचा हम टेक्नोलॉजिकली ज्यादा साउंड है, तो हम ईरान को क्या करेंगे, हम ईरान को ध्वस्त कर देंगे कुछ ही दिनों में। बट आपको ये देखने को मिला कि भाई ईरान जो है उसने इस तरीके से रिटेलिएट किया कि आज तक भी यूएस और इजराइल टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस होकर भी, इतने साउंड होकर भी, ईरान की जो, जैसे हम कहते हैं कि बेस है उसको शैटर नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसी के साथ फिर इन्होंने आईएमईसी के टॉपिक को कनेक्ट किया, ठीक है। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी उतनी सी थी, मैंने आपको बता दी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईएमईसी, तो हम आईएमईसी के बारे में देख लेते हैं और जो भी इस आर्टिकल में दिया गया था उसे समझ लेते हैं, ठीक है।
अब ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो मैंने आपको दिखा दिया है, वो क्या है? वो एक लार्ज स्केल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। वो एक लार्ज स्केल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसे मैंने, जैसा कि आपको बताया, G20 समिट हुई थी 2023 में हमारे दिल्ली में, उसमें इंडिया ने इस चीज को सामने रखा। इसका जो प्राइमरी गोल है, वो प्राइमरी गोल क्या है कि इंडिया और यूरोप को कनेक्ट किया जाए वाया अरेबियन पेनिनसुला। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी उस इमेज में, ठीक है। अब क्या है कि ट्रेडिशनली क्या किया जाता था, शिप्स के थ्रू ही, मतलब ट्रांसशिपमेंट हो रही थी बस। बट यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसशिपमेंट नहीं करी जा रही, यहाँ पर रेलवे, पोर्ट्स, हाईवेज, डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर सी हाई स्पीड डेटा केबल्स, ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइंस, एनर्जी ग्रिड, सबको इंटीग्रेट करा जा रहा है। सिर्फ ट्रांसशिपमेंट की यहाँ बात नहीं करी जा रही जैसे ट्रेडिशनली देखा जाता था। तो इधर क्या किया जा रहा है, ये एक मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके तीन कनेक्शन है, मैंने आपको बताया था तीन कनेक्टेड सेक्शन है। सबसे पहले ईस्टर्न कनेक्शन है, या ईस्टर्न सेक्शन है। ईस्टर्न सेक्शन में कौन सा आता है, हमारा वाला पार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, कैसे इंडियन पोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है यूएई के पोर्ट से, ठीक है। फिर सेंट्रल सेक्शन जो मैंने आपको बताया था, जो अरेबियन पेनिनसुला वाला सेक्शन है, वहां पर क्या किया जा रहा है, रेल नेटवर्क के थ्रू यूएई को, सऊदी अरेबिया को, जॉर्डन को और इसराइल के हाइफा पोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है। फिर मैंने आपको बताया था एक वेस्टर्न कनेक्शन है, एक वेस्टर्न सेक्शन है, जिसमें क्या किया जाएगा, इसी इसराइल के हाइफा पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, जैसे ग्रीस का एग्जांपल वहां पे दे रखा था, तो यूरोप से किया जाएगा कनेक्ट। तो तीन सेक्शन से, इसके याद रखना। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको पता है आईएमईसी सिविल सर्विसेज में आ चुका है, पीसीएस में आ सकता है, सीडीएस में आ सकता है, सीएपीएफ में आ सकता है, एनडीए में आ सकता है। आप याद रखना इस बात को, ठीक है। और जब आप रोज पढ़ेंगे ना, देखो मैं आपको बोलता हूँ, पढ़ाई एक प्रोसेस है। एक महीने की करंट अफेयर्स एक बारी में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आपको डेली बेसिस पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हाँ, एक ब्रूटल ट्रुथ है, बट यस दिस इज ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई, ये समझने की जरूरत है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को जिसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर उसको आपको पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है, ठीक है, अगर उसको आपको जिसे हम कह रहे हैं उसकी प्रोग्रेस को आपको पॉजिटिव साइड पे रखना है, तो आपको रीजनल स्टेबिलिटी वहां पर होना जरूरी है, रीजनल सपोर्ट होना जरूरी है, इंटरनेशनल सपोर्ट होना जरूरी है। बट प्रॉब्लम यही आ गई, जैसे ही हमने 2023 में क्या किया, जैसे ही हमने 2023 में इसे अनाउंस किया G20 में, वैसे ही हमें देखने को मिला कि गाजा वॉर ब्रोक आउट, ठीक है। जो इसराइल और गाजा वाला एरिया जो है, वहां पर वॉर हो गई। तो अब आपको पता है वो हाइफा पोर्ट तो इंपॉर्टेंट है, जो मेडिटेरेनियन सी से लग रहा है, ठीक है। तो अब जब हाइफा पोर्ट जो गाजा एरिया में था, अब उस पे भी प्रॉब्लम आ गई, तो इस वजह से ये जो हमारा आईएमईसी है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। फिर क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद जून 2025 में जब ये जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज होने लगी, तो जून 2025 में 12 डे वॉर हो गई ईरान और इसराइल के बीच में। अब जब ईरान और इसराइल के बीच में ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको पता है ये यूएई का पोर्ट कहाँ पे है भाई साहब, यूएई का पोर्ट तो यहीं पे। और यूएई आपको पता है, यूएई हो गया, वो किसका सपोर्टर है, इसराइल यूएसए का। तो अब आपको पता है कि उस चक्कर में भी क्या है, जब यहाँ पर रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, तो कोई भी ऐसा जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि ईरान अभी रिसेंटली आपने देखा, ईरान यूएई के पोर्ट्स को भी डायरेक्टली क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और यूएई तो इस आईएमईसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर यूएई में रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो हम कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में पॉलिटिकल डिसीजंस जो है, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, वो आपस में मिलती नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक डिवाइड है वो इंक्रीज हो रहा है। जब डिप्लोमेटिक डिवाइड इंक्रीज होगा, तो आपको पता है कि यूएई भी इस आईएमईसी का पार्ट है और सऊदी अरेबिया भी है। जब वही बात है, पॉलिटिकल डिवाइड आ गया, डिप्लोमेटिक डिवाइड आ गया, तो रीजनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब नहीं आएगी फिर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो यही सारी यहाँ पे बातें करी गई कि ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो आईएमईसी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा।
अब आपको पता है कि अगर कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही तो हमें अब दुख हार के बैठना थोड़ी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव उसका यही बताया गया कि अगर हमें ये जो पॉलिटिकल अलायंस जो रैपिडली चेंज हो रही है और वेस्ट एशिया में जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये जो इंक्रीज हो रही है, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए ही इसी आर्टिकल में कुछ चीजें बोली गई। जैसे ये बोला गया कि हम क्यों ना जो यूएई का हमारा पोर्ट है उसके ऑल्टरनेटिव में, जब तक यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसमें रीजनल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, मैं भी आपको मैप में भी दिखा दूंगा, उसकी जगह हम यूएई की जगह ओमान के पोर्ट्स को यूज करें। इंडिया और जो अरेबियन पेनिनसुला है उसे कनेक्ट करने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक पोर्ट है सलाला। देखो अभी क्या है, अगर हमें यूएई के इस पोर्ट तक पहुंचना है जबील अली तक, तो हमें स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो टेंशन क्रिएटेड है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो सलाला है, सलाला पोर्ट यहाँ पे है ओमान का, तो हम यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर ना जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम इस ओमान के सलाला पोर्ट से कनेक्ट करके फिर रेल रोड ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव दिया गया विच इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया जो जब तक इसराइल का हाइफा पोर्ट जो है वो सिक्योर नहीं बन पा रहा, हम इजिप्ट के पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। ये देखो, जब तक ये हाइफा पोर्ट जो है ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा गाजा और इसराइल के कन्फ्लिक्ट की वजह से, हम यहाँ पर जो इजिप्ट है उसके पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट का ये सिन्नाई पेनिनसुला है ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इजिप्ट जो है वो स्विस कैनाल की वजह से वैसे ही वो लॉजिस्टिकली ज्यादा एडवांस्ड है, इंडस्ट्रियल जोन्स बनी हुई है वहां पे क्योंकि स्विस कैनाल की वजह से, और रोबस्ट मैरीटाइम इकोसिस्टम वहां पे पहले ही बना हुआ है। तो जब तक हाइफा पोर्ट जो है इसराइल का वहां पे सिचुएशंस जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाती, तब तक हम टेम्परेरीली अपनी जो जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा ये कनेक्शन है इसे डिटोर कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। फिर बोला गया डिप्लोमेटिक टाइज बना सकते हैं, हमारे रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ और यूएई के साथ, दोनों के साथ अच्छे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया और यूएई को एक टेबल पे ला सकते हैं ताकि वो आपस में आके बात कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं जो इस आर्टिकल में बोली गई। इट इज अ इम्पोर्टेंट आर्टिकल और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल राइवलरी, मुझे बस 30 सेकेंड दो भाई, बहुत देर से बोल रहा हूँ, पानी पी लेता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऑर्बिटल राइवलरी, अभी क्या है, अभी क्या है ना कि चाइना ने अभी तक तो कोई भी स्पेस वॉर करी नहीं है, तो हम इतने टेंशन में क्यों हैं? ठीक है, हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो, चाइना वैसे तो ये बोलता है कि हम पीसफुल यूज करना चाहते हैं स्पेस का, बट साथ ही साथ जो उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना स्पेस से रिलेटेड, वो कोई और ही कहानी बताती है। ठीक है, कैसे? आप देखो, चाइना पिछले 2007 से उसने स्टार्ट कर दिया ये सब। ठीक है, 2007, फिर 15 में, फिर उसके बाद 22 में, फिर 23 में, फिर अब ये देखने को मिल रहा है कि जो मतलब कि ये पूरी कहानी है जिस तरीके से वो आगे बढ़ा, बस सालों साल आगे बढ़ा। तो चाइना ने इन साल में क्या किया, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स लेके आया, टेस्ट किया उन्हें, अपनी ही सैटेलाइट को 2015 में उसने टारगेट किया। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लेके आ रहा है कि वो अपनी डेड सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट्स में मूव कर पाए, जहां ताकि स्पेस डेब्री जो है वो कम हो पाए। क्योंकि होता क्या है ना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो ऑप्शन है, ये अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है जहां पे मान लो सैटेलाइट्स हैं। अब आपके पास दो काम है, अगर ये सैटेलाइट का काम खत्म हो चुका है तो आप या तो क्या करोगे, इसे लोअर ऑर्बिट्स में लाओगे और इस तरीके से लाओगे, ठीक है, कि वो क्या हो, वो बर्न आउट हो जाए और उसके बाद क्या है कि उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि लैंड पे आ जाएगी और उसके बाद आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हो। इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जब 10 से 15 साल तक काम करने के बाद यहाँ पे फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए इसे डी ऑर्बिट करने के लिए।
इसे बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए डी ऑर्बिट करने के लिए, ठीक है, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो यूजुअली किया क्या जाता है, इन सैटेलाइट्स को हाइयर ऑल्टीट्यूड्स में या फिर मैं बोलूँ हाइयर ऑर्बिट्स में भेज दिया जाता है, जो कि ऑर्बिट डेड ऑर्बिट्स बोला जाता है, जिसमें सैटेलाइट का कोई ज्यादा काम है नहीं। तो इस वजह से क्या है कि ये जो स्पेस डेब्रीज है वो कम हो जाती है। तो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स को यूज करके वो डेड सैटेलाइट्स को ऐसे ही डी ऑर्बिट कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है, डॉग फाइट्स, ऑर्बिटल डॉग फाइट्स हमें देखने को मिल रही है। ये ऑर्बिटल डॉग फाइट्स क्या है, देखो क्या किया जाता है। ये ऑर्बिट है, यहाँ पर एक सैटेलाइट चल रही है, इसी सैटेलाइट को इसी के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरी सैटेलाइट, इसी के 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरी सैटेलाइट को रखकर सेम स्पीड पे चलाया जा रहा है। इससे क्या कर सकते हो आप, इससे आपको समझ में आया, ये जो डॉग फाइट है उससे एक्चुअली आप टेक ओवर कर सकते हो दूसरी सैटेलाइट को। अगर आप इस टेक्नोलॉजी पर साउंड हो जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी जो सैटेलाइट है उसे टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर, टेक्नोलॉजीज पर जो चाइना है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें तो कोई और स्टोरी ही डिपिक्ट कर रही है, ये तो ये दिखाई नहीं रही कि आप पीसफुल यूज करना चाहते हो स्पेस का, ये तो ये दिखा रहे हो कि आप स्पेस को एक डिफेंस स्ट्रैटेजी की तरह यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यही बोला गया इस आर्टिकल के द्वारा कि चाइना दो फ्रंट पे लड़ रहा है, ठीक है। पहला फ्रंट क्या है, पहला फ्रंट है न्यूमेरिकल एंड कमर्शियल कंपटीशन। अभी देखो चाइना के पास 1900 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में हैं, वहीं पर यूएसए के पास देखोगे तो 8000 प्लस सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स हैं वो जो है वो स्पेस एक्स की, ठीक है। मतलब क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को भी आपको पता है यूएस में बहुत सपोर्ट किया जाता है, तो इस वजह से यूएस जो है उसके पास ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं और अभी चाइना के पास कम ही सैटेलाइट है। बट ये प्रॉब्लम भी चाइना जो है, इस गैप को भी चाइना कम कर देगा या क्या पता जीरो कर दे। कैसे, चाइना ने बोला कि हम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हमारा जो एम है वो ये है कि हम 36,000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में डिप्लॉय कर देंगे 2030 तक, ठीक है। तो 1900 से सीधा 36,000 जा रहे हैं, इनके पास तो 8000 प्लस सैटेलाइट्स ही हैं। तो आप देखो कि चाइना किस तरीके से ओवर पावर करना चाह रहा है स्पेस वॉर में, किसको, यूएसए को। अब ना जब यूएसए को वो टेक ओवर कर लेगा ना, या यूएसए को वो ओवर पावर कर लेगा, तो वो सिर्फ यूएसए का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारा तो इमीडिएट नेबर है चाइना, ठीक है। उसके बारे में भी आर्टिकल में आगे बात करी गई है। साथ ही साथ चाइना ने बोला है कि हम जो है मून पर लैंडिंग करने की बात कर रहे हैं, 2026 तक एम है। न्यूक्लियर पावर्ड शटल वो बनाने की बात कर रहे हैं 2040 तक। और क्या कर रहे हैं, अपने क्रिटिकल मिनरल्स की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उन्हें किसी और कंट्री पर जैसे हम कहते हैं कि किसी और कंट्री पर उन्हें मतलब कि डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एस्टेरॉइड्स को माइन कर कर क्रिटिकल मिनरल्स की जो अपनी खपत है उसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड चीज जो है, जो दो फ्रंट पे हम बात कर रहे थे, दो फ्रंट पे वो लड़ रहा है, उसमें से सेकंड चीज जो है वो है मिलिट्री सुपीरियोरिटी, ठीक है। ये मिलिट्री सुपीरियोरिटी क्या है, अभी क्या है कि अगर मान लो जैसे पहले हम समझ लेते हैं, चलो जो चाइना है वो बात कर रहा है कि वो काइनेटिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है जो कि फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दे किसी भी सैटेलाइट को, फिजिकली ही डिस्ट्रॉय कर देगी। कि मतलब क्या करेंगे कि उसमें काइनेटिक मिसाइल को आप लॉन्च करेंगे और वो सैटेलाइट को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे लेजर सिस्टम्स बना रहे हैं जिसकी हेल्प से वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय ना करने के बजाय ब्लाइंड कर देगा कुछ टाइम के लिए। कि मतलब सैटेलाइट वहां पर है बट वो काम नहीं कर, ठीक है, वो ब्लाइंड हो गई है। साथ ही साथ वो को ऑर्बिटल स्ट्रैटेजी सैटेलाइट्स बना रहे हैं ताकि वो पहले तो इंटरसेप्ट करे, जैसे मैंने ये ऑर्बिटल डॉग फाइट वाला एग्जांपल आपको दिया था, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है को ऑर्बिटल सैटेलाइट से, ठीक है, ताकि वो क्या करे, एनिमी सैटेलाइट जो है उन्हें इंटरसेप्ट करे और फिर डिसरप्ट कर दे। अब मान लो ये कैसे काम करेगा, मान लो ताइवान और चाइना के बीच में जो आपको पता है इतनी ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, इतना बड़े लेवल पे कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एकदम अगेंस्ट है। तो अगर ताइवान और चाइना के बीच में ऐसा कुछ होता है तो उस केस में चाइना क्या करेगा, चाइना सबसे पहले सैटेलाइट्स को अटैक करेगा। क्यों, सैटेलाइट्स को अटैक करते ही जो ताइवान है उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स करते ही
फर्स्ट 48 आवर्स में ही चाइना क्या करेगा, अपना अपर हैंड रख लेगा उस पर्टिकुलर वॉर में। अब यहाँ तो ताइवान और चाइना का एग्जांपल दिया, ये तो इंडिया और चाइना के साथ भी हो सकता है। तो इंडिया और चाइना का कंपैरिजन यहाँ पे करा गया कि इंडिया जो है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, वहीं पर चाइना के पास 400 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। तो अगर ऐसा केस होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, तो ज्यादा नुकसान किसको होगा, ज्यादा नुकसान जो है वो इंडिया को होगा। वहीं पर यह बोला गया है अगर लैंड के ऊपर, जैसे आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इतना बॉर्डर क्राइसिस चलता है, उस केस में चाइना अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज कर कर जो हमारा कार्टोसैट है और रिसैट है, उन सैटेलाइट्स को ब्लाइंड कर सकता है, और उनको ब्लाइंड करेगा तो हमें भी ब्लाइंड करेगा। या फिर जैमर्स डिप्लॉय कर सकता है, और हमारा जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है उसे क्या कर सकता है, उसे कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हमने मिशन शक्ति तो लॉन्च किया जो हमारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट है। ठीक है, बट ये बोला गया कि जिस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजीज है उसके सामने हमारी टेक्नोलॉजीज जो है वो ज्यादा बड़े लेवल पर जो है वो टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला गया कि इंडिया अभी भी लैक करता है एडवांस को ऑर्बिटल टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, जो कि मच नीडेड है चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब ये बोला गया कि इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है जो ये प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए। तो सबसे पहले अपनी जो रिडेंडेंसी है उसको बूस्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है वो? ऐसे, जो आपको पता है कि हमारा इसरो काम करता है इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल पे। तो आपने देखा यूएस हो गया, चाइना हो गया, वो प्राइवेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इंडिया को भी करना पड़ेगा। इंडिया को बड़े लेवल पर जो प्राइवेट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नर्चर करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पर। ठीक है, ताकि हम भी क्या कर सके, हम भी एक बड़े लेवल पर और ड्रास्टिकली इंप्रूव कर पाए अपना स्पेस सेक्टर। ठीक है, साथ ही साथ बोला गया हमें स्मॉल कॉन्स्टेलेशन बनाने पड़ेंगे यार। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है कि जैसे ये है ना कि सैटेलाइट्स का छत्ता बनाना पड़ेगा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे ही सैटेलाइट्स का छत्ता बनाना पड़ेगा, वो भी स्मॉल सैटेलाइट्स का। तो हमें स्मॉल कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बनाने पड़ेंगे। अभी आपने देखा है कि हमारे क्या है, जी सैट सीरीज है, ये बहुत बड़े हैं, ये वल्नरेबल सैटेलाइट्स हैं। तो हमें फ्यू मैसिव सैटेलाइट्स की जगह ज्यादा स्मॉल सैटेलाइट्स बनानी पड़ेगी, ताकि एक सैटेलाइट 10 सैटेलाइट्स पे भी अटैक हो तो बाकी सैटेलाइट्स वर्क करें। तो मल्टीपल स्मॉलर सैटेलाइट्स जो है वो ज्यादा हेल्पफुल है रादर देन फ्यू मैसिव सैटेलाइट्स, इसके बारे में बात करी गई। फिर उसके बाद बोला गया कि हमें अपने जो ग्राउंड बेस्ड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और साइबर अटैक से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करी गई। साथ ही साथ हमें ये बोला गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजिक अलायंस बनानी पड़ेगी रीजनल कंट्रीज के साथ, ताकि हम अपने डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स उनके साथ कर पाए, ग्लोबल एलाइज बना पाए, ताकि अगर कभी ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम आती है तो उनकी हेल्प से हम चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बातें जो हैं इस आर्टिकल में करी गई। आगे बढ़ते हैं। 9 बज गए ना, इस टाइम पर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, बट आई थिंक आज टाइम लगेगा भाई साहब। ठीक है, रेमिटांसेस एंकर द रूपी, इंडिया एक्सटर्नल बैलेंसेस। थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अभी क्या हुआ, रिसेंटली हमें ये देखने को मिला है कि हमारा जो प्यारा भारत है उसकी करेंसी है इंडियन रूपी, वो नियरली 12% जो है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला यूएस डॉलर के अगेंस्ट, मई 2025। ठीक है, अब बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो डायरेक्टली ब्लेम किसको कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, जैसे एफडीआई हो गए, एफपीआई हो गए। होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। जब भी हमारे देश में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे कि एफडीआई जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और एक होती है एफपीआई जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब भी ये इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है तो इनके साथ आती है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है उसे इंक्रीज करती है। जब भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होगा तो हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी।
ठीक है। ओ सॉरी, रुपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, हाँ ठीक है। रुपी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और इसकी वजह से क्या है, हमारा जो रुपी है वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ एफडीआई और एफपीआई की हेल्प से ही हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आती ना। ये फॉरेन करेंसी एक और जगह से आती है। ये फॉरेन करेंसी कहाँ से आती है, रेमिटेंसेस से। रेमिटेंसेस से। रेमिटेंसेस क्या होते हैं आपको पता है, ब्रेन ड्रेन बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश से होता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है, हमारे देश का यूथ, हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन बाहर की कंट्रीज में जाती है, वहां काम करती है, बट अभी भी उनकी फैमिलीज जो है वो इंडिया के अंदर ही है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर पैसा कमाते जरूर है पर इंडिया में भेजते हैं। जब भी वो इंडिया में पैसा भेजेंगे तो कौन सी करेंसी में भेजेंगे, फॉरेन करेंसी में भेजेंगे। जब वो फॉरेन करेंसी में जितना ज्यादा पैसा आएगा, फिर उसके बाद तो ये पूरा का पूरा जो हमारा फ्लो चार्ट है वो सेम चलेगा। तो हमारी एट द एंड रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा। तो मतलब रुपी जो स्ट्रांग हो सकता है वो कैसे हो सकता है, या तो एफडीआई एफपीआई ज्यादा है या फिर रेमिटेंसेस ज्यादा है। तो एनालिस्ट जो है उनका कहना ये है कि जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, हमारा रुपी जो है अब कम स्ट्रांग हो रहा है, उसके पीछे का रीजन एफडीआई और एफपीआई है, ठीक है। एफडीआई जो है अगर और एफपीआई जो है वो अभी कम क्यों हो रहे हैं, देखो आपको पता है रीजनल इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ग्लोबल क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि एफडीआई और कोई भी कंपनी है यार, आप भी अपना पैसा ऐसी जगह डालना चाहोगे जो जगह आपको ज्यादा सेफ लगेगी, जो कंट्री आपको ज्यादा सेफ लगेगी। अब जिस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी जो एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो एफडीआईज हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआईज है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे देश से बाहर जा रही है। वो उस तरफ जा रही है जहाँ पे उन्हें लगता है कि हमारा पैसा ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, इस वजह से हमारे जो फॉरेन करेंसी है वो कम हो रही है। फॉरेन करेंसी कम हो रही है तो आपको पता है कि रुपी स्ट्रांग कम होगा, ठीक है, रुपी और ज्यादा वीक होगा, डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। तो इनका जो एनालिस्ट है उनका सारा का सारा जो मतलब ध्यान है वो इस पर है। बट ये बोला जा रहा है बाकियों के द्वारा, क्रिटिक्स के द्वारा, कि हम ओवरलुक कर रहे हैं अपने मोस्ट क्रिटिकल फाइनेंशियल बफर जो हमारा पूरा करता है, वो है रेमिटेंसेस। आपको पता है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस से कमाने वाला देश इंडिया है, उसके बाद मेक्सिको है, ठीक है। तो ये बोला गया कि हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो भी कम हो रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन कि हमारे जो फॉरेन करेंसी है और फॉरेन रिजर्व है वो कम हो रहा है, और इस वजह से जो हमारे रुपी है वो अब डेप्रिसिएट कर रहा है। तो यहाँ पर वही डेटा दिया गया है कि दिस इज नॉट द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन, रेमिटेंसेस। तो ये बोला गया इंडिया ने, आप देखोगे तो इंडिया अभी जो है वो वर्ल्ड में लीड कर रहा है एज रेमिटेंसेस सेक्टर में। और हमारा जो रेमिटेंसेस है वो 138 बिलियन डॉलर्स के। जीडीपी में देखेंगे तो 3% जीडीपी जो कवर करती है वो रेमिटेंसेस के थ्रू है, हमें वहां पे मतलब जीडीपी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, या मैं बोलूं करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, उसके बफर को पूरा करने में बहुत बड़ा रीजन रेमिटेंसेस का है। पर अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके से एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, तो ये जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स है ना, ये खाली हो रहे हैं। फॉरेन रिजर्व खाली हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी कम आ रही है, इस वजह से रुपी जो है वो डेप्रिसिएट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि यार रेमिटेंसेस क्यों कम हो रहे हैं, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो रेमिटेंसेस तो और ज्यादा बढ़ जाने चाहिए हमारे पास तो ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी क्योंकि हमारी रुपये की वैल्यू कम हो गई है। तो अब जो मतलब कि जो फॉरेन में हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, वो तो ज्यादा पैसा भेजेंगे ना, कि मुझे पहले $1 पे 95 रुपीज मिल रहे थे, अब 97 मिलेंगे, या पहले 90 मिल रहे थे अब 95 रुपीज मिलेंगे। बट दी थिंग इज दिस, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, कि पैसा वो भेजने में डिले क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले यार आप इस बात को समझो, अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और आप देखोगे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो रेमिटेंसेस भेजने वाले सिर्फ ये नहीं देखते, रेमिटेंसेस भेजने वाले ये भी तो देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है उनके लिए भी। तो जो मतलब जो जिसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, तो उनकी भी तो लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ आपको पता है कि हम क्या है, हम ह्यूमंस हैं, हम चाहते हैं हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो, तो हम डिले क्यों हो रहा है मनी सेंड करने में। कि अगर आप सोच रहे हो आज की 90 रुपए, आप सोचोगे 95 होने देता हूँ, 97 होने देता हूँ, तब पैसा भेजूंगा तो एक्सचेंज रेट में मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये दो रीजंस है कि रेमिटेंसेस हमारे देश में कम आ रहे हैं और डिलेड आ रहे हैं, और इस वजह से हमारा फाइनेंशियल रिजर्व कम हो रहा है।
तो यही इस पूरे आर्टिकल में बोला गया है कि एनालिस्ट तो मेनली इस पे फोकस कर रहे हैं, बट इस पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है रेमिटेंसेस में। ठीक है, इसके अराउंड ये पूरा आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, ये आपका स्टैटिक का पोर्शन है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि किस तरीके से एफडीआई रेमिटेंसेस हमारे फॉरेन करेंसी बढ़ाते हैं, फिर फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं हमारे, इस वजह से हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ती है, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपये अप्रिशिएट करेगा, है ना। ये स्टैटिक का पोर्शन है जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, इसके बाद मैं क्लास अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वाई डू सिटीज गेट पॉल्यूटेड इन समर। देखो, थोड़ा सा मैं पहले आपको बैकग्राउंड की तरफ लेके जाता हूँ, फिर आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाएगा। मेजरली अभी आपने क्या देखा था, मेजरली अभी आपने देखा था कि जो विंटर्स है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता था। ठीक है, विंटर में पॉल्यूशन क्यों देखने को मिलता है? देखो, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो एयर पार्टिकल्स हैं वो आपको ग्राउंड के पास देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से स्मॉग ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर आपको स्मॉग ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि जो एयर है वो भी कम फ्लो करती है, एयर जो है वो कम फ्लो करती है, तो जब एयर कम फ्लो करेगी तो इन डस्ट पार्टिकल्स को वो अपने साथ लेके नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम पर जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, पीएम का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर्स, तो ये जो 2.5 है ये ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं पर उल्टा होता है समर में। समर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप बोलोगे तो यार यहाँ पर तो जो हमारा प्रेशर है वो कम होगा। फिर इस केस में हमें देखने को मिलता है जो हमारी एयर है वो भी बहुत फास्ट चलती है, तो फिर कैसे इधर हमें पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिल रहा है? पॉल्यूशन तो देखने को मिलना ही नहीं चाहिए। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है किसका? लू का, आंधी का, प्लस जो हमारा एटमॉस्फेरिक ओजोन है उसका, जो हमारा लोअर, इसमें हमें ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसे थोड़ा समझते हैं। देखो, यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे पहली चीज आप देखोगे, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो जैसे ही विंटर्स खत्म होती है, जैसे ही विंटर पॉल्यूशन खत्म होता है, वो अपने सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें लिफ्ट कर देते हैं कि अब तो जी सब कुछ ठीक हो गया। बट जैसे ही वो उसे लिफ्ट करते हैं तो आप देखोगे कि जो जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे लिखा भी होगा, चलो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं पूरा आपको वैसे ही समझा देता हूँ। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ जाती है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ती हैं तो डस्ट पार्टिकल्स बढ़ते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो PM 10 जो आपको देखने को मिलेगा, PM 10 पर्टिकुलर मैटर 10 जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। ये भी एक टाइप का पॉल्यूटेंट है। ठीक है, एक और केस होता है इस टाइम पर, जैसे ही ये बैन उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, वैसे ही जो व्हीकल एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है। व्हीकल एक्टिविटीज जब इंक्रीज होती है तो यहाँ से निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है, बट चलो ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आया। ठीक है, अब क्या है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, और आपको पता है समर्स में होती है बहुत ज्यादा सनलाइट। सनलाइट ज्यादा ही, जैसे ही ज्यादा होती है वैसे ही ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके बना देते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। जैसे ही ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इंक्रीज हुई, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाता है। तो समर, विंटर में पॉल्यूशन होने का रीजन और समर में पॉल्यूशन होने का रीजन जो है वो अलग है। वाह, बैटरी भी लो गई इतनी जल्दी। दोनों का जो रीजन है वो अलग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही इस पूरे आर्टिकल्स में बताया गया, पूरे आर्टिकल में बताया गया। अब हम एक चीज के ऊपर चलते हैं, और क्या रीजन है? मैंने आपको एक बता दिया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक रीजन है। फिर मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा, जब भी डस्ट जहां पे आपको देखने को मिलेगी वहां पे PM 10 इंक्रीज होगा। जहां पर भी आपको स्मॉग देखने को मिलेगा वहां पे PM 2.5 इंक्रीज होगा। इसलिए आप देखोगे जो विंटर है उसमें ज्यादा PM 2.5 इंक्रीज होता है और समर्स में ज्यादा PM 10 इंक्रीज होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ये लू आती है तो लू क्या करती है, जो ये डेजर्ट की डस्ट है जो आपको अभी रील्स वगैरह में भी देखने को मिला होगा 2 दिन पहले, थार डेजर्ट से ये डस्ट लेके आती है और क्या करती है, पॉल्यूशन को इंक्रीज करती है। वहीं पे लोकल आंधी भी इस चीज को इंक्रीज करती है, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो ही रहा है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है तो डस्ट जो है वो एयर में है ही, प्लस लोकल आंधी चल रही है तो उसकी वजह से फिर वो हर जगह फैल रही है तो पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। साथ ही साथ उसके बाद आप देखोगे ह्यूमन एग्रावेशन क्या है, वही कि यार
आप देखो कि अगर विंटर्स में किसी तरीके से अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ जैसे हम कहते हैं कंडीशंस रखी गई हैं, तो यही समर्स में भी रखनी चाहिए। हाँ, थोड़ी कम हो, बट रखनी तो चाहिए, तभी तो जाके क्या होगा, हम जो नेचुरली पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उससे तो कम कर पाएंगे। ठीक है, हम नेचुरली जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको तो रोक नहीं सकते ना। हम किसको रोक सकते हैं? हम रोक सकते हैं जो मैन मेड पॉल्यूशन है उसको। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये जो ह्यूमन एग्रावेशन है पॉल्यूशन में, उसको कम करने के लिए हम बैन्स लगा सकते हैं। ठीक है, इन बैन्स को एकदम ही लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये बोला गया इंडिया कैसे फाइट बैक कर सकता है। अब वही बोला गया, इंडिया जो है नेचुरल पॉल्यूशन को तो कम कर नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइमली पब्लिक हेल्थ अलर्ट्स जारी कर कर लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, लोगों को ही अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पब्लिक बैन्स लगाए जाते हैं, जो CAQM लगा रहा है, ठीक है, इनको हमें लागू करना पड़ेगा, चाहे छोटे लेवल पे करें पर करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मुंबई का जो एयर क्वालिटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उसने ऐसे ही 1000 नॉन कंप्लायंट कंस्ट्रक्शन साइट्स को जो रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रही थी, उन्हें मान नहीं रही थी, उनके ऊपर फाइन लगाया। ठीक है, तो ऐसे ही फाइन्स लगने चाहिए, तभी जो इंडस्ट्रियल लेवल पे या कंस्ट्रक्शन लेवल पर जो काम हो रहा है वो कंप्लाई करेंगे रूल्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये बोला गया है कि जिस तरीके से ओजोन लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा वाला, ये ट्रोपोस्फेयर वाली बात करी जा रही है। ठीक है, याद रखना, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन देखने को मिलती है, इट इज अ गुड ओजोन। ठीक है, इट इज अ गुड ओजोन, बट जो हमें ट्रोपोस्फेयर में ओजोन देखने को मिलती है, इट इज अ बैड ओजोन। और ये जो बैड ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है, ये एक्चुअल में क्या है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी क्या है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इसे बोला जाता है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वही बोला गया कि ये ओजोन लेवल्स जो ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे है, जो बैड ओजोन है, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो फैक्ट्रीज से एमिशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स पे अगर आप रुके हुए हैं तो आप अपने इंजन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये जो व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है वो कम होगा, तो ओजोन जो ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे ओजोन बन रही है वो भी अपने आप कम हो जाएगी। और जो ये हम विंटर ओनली इमरजेंसी लगाते हैं, इसको बंद कर कर हमें ऑल ईयर कुछ क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, जिसे जिससे कंप्लाई करना ही पड़ेगा पब्लिक को, तभी हम इस पॉल्यूशन से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि बेस्ट आर्टिकल आपको कौन सा लगा। और कुछ आपकी भी अगर रिकमेंडेशंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कैसे इन सेशन को बेटर कर सकता हूँ। और जो अगर आर्टिकल से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं टू मेक थिंग्स बेटर, आप वो भी मुझे रिकमेंड मतलब कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।